अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपनी 44 साल पुरानी गलती दुरुस्त कर ली है। और अब सुप्रीम कोर्ट अपने माजी के जो तमाम कोर्स दुरुस्त करने की बात करती थी उससे किसी हद तक एक स्टेप आगे बढ़ी है। और अब शायद जो मौजूदा हालात हैं उन पर भी कुछ नज़र चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा डाल ले। आज सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो रेफरेंस का पर अपनी राय दे दी है। और भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से बेसिकली 5 सवालात पूछे गए थे। 2011 में ये रेफरेंस आया, 12 में इसकी 6 समातें हुई। कुल जो समातें हैं वो 14 हैं। 8 समातें चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने की और पहली जो 6 समातें थी वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ज़माने में जब वो चीफ जस्टिस थे तो तब 9 रुकनी बेंच ने की थी। तब तो कोई हल नहीं निकल सका था। तब अदालत ने 10 मुआवनीन मुकर्रर किए थे। उन मुआवनीन में से बेशतर का इंतकाल हो चुका। कुछ मुआवनीन जो हयात हैं उन्होंने अदालत की इस रेफरेंस के अंदर भी मुआवनत की। और फिर अदालत फाइनली इस नतीजे पर पहुंची कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो चलने वाला उस वक्त केस था उसमें उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। अदालत के सामने बेसिकली 5 सवालात रखे गए थे। उन 5 सवालात में से सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया गया है कि क्या भुट्टो के खिलाफ जो चलने वाला ट्रायल था वो इंसाफ के उसूलों के मुताबिक था, शफाफ था या नहीं था। और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ये राय दे रही है कि जो भुट्टो के खिलाफ रेफरेंस था वो शफाफ नहीं था। जो भुट्टो के खिलाफ चलने वाला ट्रायल था वो मुनसिफाना नहीं था। इंसाफ के जो उसूल हैं वो पूरे नहीं किए गए और एक साबिक वज़ीर आज़म को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 सवालात थे, जिनमें एक सवाल ये कि क्या भुट्टो को जिस तरीके से सज़ा सुनाई गई वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक था। फिर दूसरा सवाल ये कि क्या जो भुट्टो के खिलाफ ट्रायल चलाया गया उसको अदालती नज़ायर में शामिल किया जाएगा। इन 2 सवालात पे अदालत ये कहती है कि उनको मुआवनत नहीं दी गई, इसलिए वो अपनी कोई राय नहीं दे रहे। इसके अलावा जुल्फ़िकार भुट्टो के जो सज़ा सुनाई गई थी उस फैसले को कलअदम करार देने के सवाल पर भी अदालत ये कहती है कि क्योंकि उनकी जजमेंट अब फाइनलिटी इख्तियार कर चुकी है और फाइनलिटी इख्तियार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी ही जजमेंट को दोबारा रिविज़िट नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास क्यूरेटिव रिव्यू का इख्तियार नहीं है, यानी दूसरी बार नज़रसानी का इख्तियार नहीं है। और ये वो इख्तियार है जो अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करती तो जो फिर काजी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस में ये सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि आप क्यूरेटिव रिव्यू लेकर दूसरी बार नज़रसानी कर लें, तो वो वाला एक असूल यहाँ पर तय हो जाता, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जिसे कहते हैं एक लकीर खींची, और वो ऐसे कि इनके सामने सदारती रेफरेंस था। सदारती रेफरेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट राय देने की पाबंद है और उस राय देने की पाबंदी में सुप्रीम कोर्ट कुछ सवालात वापस भी जो है वो वापस कर देती है सदर मुमलिकत को। और अब जो ये सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने थे उन 5 सवालात में से एक का जवाब देके तो ये करार दे दिया गया है कि ये फेयर ट्रायल था। लेकिन भुट्टो रेफरेंस अदालती नज़ायर के तौर पर भुट्टो का केस का फ़ैसला अदालती नज़ायर के तौर पर इस्तेमाल होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट को मुआवनत नहीं मिली। इस्लामी तालीमात पर अमल कर करके ट्रायल किया गया था या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को मुआवनत नहीं मिली। उसके अलावा उस फैसले को कलअदम करार देना है या नहीं, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस नहीं किया और ये कहा है कि वो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते। यानी अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला उस अरसे में भी तय होता, यानी तब भी अगर 2011 में भी ये रेफरेंस तय हो जाता, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करार दे सकती थी कि उनकी जो 1969 में आई जजमेंट है वो दुरुस्त थी या नहीं थी, तो इस बुनियाद पर उस जजमेंट को कलअदम करार दिया जाता है। यहाँ ये देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि उनके जजेस के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने उस वक्त किसी लालच के तहत या किसी रुग़बत में या किसी जानिबदारी के तहत ये फ़ैसला किया था, तो उस दाग को धोने के लिए ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस का पर राय दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। लेकिन उस फैसले के दुरुस्त ना होने पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, इसके लिए तफसीली वजूहात देखनी होंगी। लेकिन तफसीली वजूहात में भी सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सिर्फ यहीं तक महदूद रखेगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस का फ़ैसला किस किस तरीके से हुआ, जजेस के एतराफ़ी बयानात सामने हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करार दे सकती कि अगर जजेस जानिबदार थे, उस वक्त अगर किसी डिक्टेटर के कहने के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक जानिबदार ट्रायल करके उनको सज़ा दी गई और जल्दबाजी में दी गई या जिस भी तरह दी गई, अब सुप्रीम कोर्ट अपनी उस जजमेंट का कुछ नहीं कर सकती। वो तारीख़ की किताबों में वही महफूज रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ना उसे कलअदम करार दिया है, ना ही उसे तारीख़ की किताबों से हटाने का कोई हुक्म आज के फ़ैसले के मुताबिक दिया है। मुमकिन है कि तफसीली फ़ैसला आए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये रीज़न्स मौजूद हों, लेकिन आज की हद तक ये नहीं था। खैर, आज जब अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया तो कमरा अदालत में बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। लाइव स्ट्रीमिंग भी हुई उस फैसले की और बिलावल भुट्टो उस फैसले को सुन के
कुछ आप दीदा भी हो गए थे और जब बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की या सुप्रीम कोर्ट की राय का को खुशाइंद करार दिया और इंसाफ के उसूलों के लिए भी उसको बेहतर करार दिया, लेकिन वो कुछ इमोशनल थे। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के लिए जो इतने साल इस बयानिए की वजह से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ वो जुल्म था, अपनी जो बाकी उनकी हरीफ जमातें हैं उनसे तनकीद का निशाना भी बनती रही, लेकिन आज पीपल्स पार्टी की एक जीत ज़रूर हो गई है। लेकिन इससे फ्यूचर में क्या कोर्स तय होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये मिसाल भी कायम करना चाहती है कि 44 साल के बाद जाके जो मुल्क में होने वाली कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो डिक्टेटर का ज़माना हो या जमहूरी ज़माना हो, उनको दुरुस्त करने में सुप्रीम कोर्ट को 44 साल लगेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट अब जबकि माजी के तमाम तर फैसलों से फारिग हो चुकी है तो जो मौजूदा हालात हैं उनकी तरफ भी कुछ नजर करम करेगी। चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने जब ओहदा संभाला तो सितंबर से अब तक उन्होंने बहुत से जो माजी के पेंडिंग केसेस पड़े थे, जिनमें मुशर्रफ का केस है, बहरिया टाउन का केस है जो कई सालों से डिसाइड नहीं हो रहा था, उसके अलावा जो फैज़ाबाद धरना केस है 2017 के बाद अब तक वो पड़ा था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था ये भुट्टो वाला, ये भी आज डिसाइड हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने साबिक जजेस से मुतालिक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस को फिक्स किया, उस पर अभी फैसला होना है। उसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस तय कर लिया। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी, यानी माजी के जितनी गलतियाँ चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा की नज़र में सुप्रीम कोर्ट कर रही थी या कर चुकी थी या जिनको पेंडिंग रखा हुआ था और जानबूझ के डिसाइड नहीं कर रही थी, अब वो सब सिमट चुकी, एक तरफ साइड पर हो चुकी। लेकिन मौजूदा मुल्क में जो हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट के 3 नवंबर 2023 के फैसले के बाद मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ। आम इंतखाबात भी अपने एक जो टाइम लिमिट थी उसके बाद ही हुए, ताख़ीर से हुए, लेकिन उनका इनेकाद हो गया। उनके इनेकाद में सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फ़ैसले ने एक कलीदी किरदार भी अदा किया। उसके बाद जब से इंतखाबात हुए हैं, 8 फरवरी से अब 8 मार्च आने वाली है, एक माह से मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम आने के बजाय इधर उधर से बयानात आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एक एलामिया आया, उसके अलावा उससे पहले सियासतदानों की जानिब से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, कोई भी इंतखाबी नताइज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जस्टिस अतुल मिनल्ला का एक नोट जो कि उन्होंने साइफर केस के अंदर लिखा था, काफ़ी मुफस्सिल नोट था, और उसके अंदर उन्होंने जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी देने का जिक्र भी किया था, नवाज शरीफ को इंतखाबात से ऐन कबल नाअहल करने का जिक्र भी किया था, और फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जेल में होने का जिक्र भी करते हुए ये कहा था कि मुल्क में जब इंतखाबात होने वाले हैं तो साबिक वज़राए आज़म को जेलों में रखना या उनको इस तरह से ज़ेर अताब रखने की अब रिवायत को ख़त्म करें, और मुल्क में जो इंतखाबात है उसके अंदर तमाम जमातों को यकसा मौका फ़राहम करना ज़िम्मेदारी है हुकूमत की और हमारे इदारों की। लेकिन उनके उस नोट को भी कहीं कूड़ेदान में ही फेंका गया और इंतखाबात उसी तरीके से हुए जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा। हालांकि वो ये दावा कर भी रहे हैं कि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इंतखाबात से, तो उनके इस दावे को तस्लीम भी कर लिया जाए तो जो कुछ भी हुआ इंतखाबात के अंदर, क्या उस धांधली के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा या फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अजीब सी खामोशी या उन इंतखाबात का बार बार दिफा है वो ज़रूरी है? गुज़िश्ता रोज़ भी चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने एक केस के दौरान ये कहा है कि बतौर इदारा इलेक्शन कमीशन का एहतराम करना चाहिए, लेकिन उनसे चंद एक सवालात ज़रूर पूछने चाहिए किसी को कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम तब करते जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी आइनी जिम्मेदारियों को पूरा किया होता, साफ शफाफ इंतखाबात कराए होते, इंतखाबात के बाद इंतखाबात के जो नताइज है उनमें ताख़ीर की कोई ऐसी तोजीह पेश की होती जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता। फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कंट्रोवर्सी को रिज़ॉल्व करने के बजाय उसमें मज़ीद इबामात के लिए गुज़िश्ता रोज़ उनको भी अपलोड कर लिया। अब उन पर जो एतराज़ात आएंगे या उन पर जो मामलात आएंगे, अगर अदालतें पहले से ही ये माइंडसेट बना चुकी हैं कि इंतखाबात के लिए इंतखाबात कराने का जो अहम इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसकी इज़्ज़त और उसकी तकरीम की जाए और ये ना उनसे सवाल किया जाए कि आपने इंतखाबात किस तरीके से कराए, तो फिर आप सोच लें कि मुल्क किस डगर को चल रहा है। यानी जो इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को हो चुके उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी माजी की गलतियों से आज फाइनली फारिग हो चुकी है, तो फिर देखना यह है कि कल के चढ़ते सूरज के साथ चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा मुल्क में होने वाली बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियों से मुताल्लिक कुछ करेंगे या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने एक जिस तरीके से चल रही है एक अरसे से उसी से चलती रहेगी, और जो दीगर ज़ेर इल्तवा मामलात हैं जिनमें मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन की ट्रायल से मुताल्लिक केस है, उसके अलावा शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस है और इस तरह के छोटे छोटे केसेस हैं, उनको लगा के ही माजी का कोई कोर्स दुरुस्त किया जाएगा। आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।